बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे अपना कंट्रोल अकाउंट्स रिकंसिलिएशन। उस्मान, आई होप बच्चे आपने रिकॉर्डिंग्स देख ली होंगी, सारी रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी हैं आई थिंक, सिवाय कल के। हो सकता है हो सकता है कि वो भी अभी ना अपलोड हुआ हो, लेकिन आई आस्क जाहिद, वरना पहले थोड़ा इशू आ रहा था, पैक का थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है आ रहा है, तो उस वजह से वो अपलोड नहीं हो सकता है कि वो अपलोड ना हो पाए फौरन फौरन से रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, सो यू जस्ट बेयर विद अस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक हमारा ये इशू खत्म हो जाएगा नेटवर्क का। तो कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था I5 I5 करने को मैंने आपको कहा था। कंट्रोल अकाउंट्स का ये डॉक्यूमेंट जो है ये मैंने अपलोड किया हुआ है LMS पे। मोहसिन, हो गया? जी जी मोहसिन, ये वाला क्वेश्चन हो गया। एरर्स में एक एंट्री रहती है, अच्छा ठीक है, कौन सी एंट्री रहती है? जी जोहेब बच्चे, आपको आवाज आ रही है? आप चैट बॉक्स में काइंडली ओके लिख दो। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो बस आप मुझे इतना बता दो, आपको बैकग्राउंड है अकाउंटिंग का? इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ी हुई है पहले, या बीकॉम वगैरह कुछ किया हुआ है आपने? हम लोग कंट्रोल अकाउंट्स के मिड में मौजूद है। हमारा कंट्रोल अकाउंट्स रिकंसिलिएशन हम कर रहे हैं, बस इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 से 4 दिनों तक हम और प्रैक्टिस करेंगे इसके, एंड देन वील स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। तो ये आप बीच में FSC प्री मेडिकल, अच्छा तो आपने बड़ा लेट हमें ज्वाइन किया है। आपको रिकॉर्डिंग्स मिल गई हैं पहले की? आपको रिकॉर्डिंग्स मिल गई होंगी, मिस मारिया या मिस निगत ने आपसे शेयर कर ली होंगी, तो आप काइंडली उन रिकॉर्डिंग्स को गो थ्रू करना, ठीक है? हमने जो किया हुआ है, अच्छा ठीक है, चले सही है, इंशाल्लाह उसको करते हैं। अच्छा मोहसिन, आपका कौन सा है, कौन सा वाला पॉइंट है आपका, डिस्काउंट अलाउड वाला? मैं ये ये सेकेंड लास्ट पॉइंट। सेकेंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है आपको? पॉइंट नंबर 9 ये कह रहा है कि आपका जो डिस्काउंट अलाउड है, इट हैज बीन ओवर एडेड बाय 2700। ठीक है, अब कहीं पे ओवर एडिशन, अंडर एडिशन, ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग का एरर होता है, तो हम कहाँ पे उसका इफेक्ट लेके जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ जनरल लेजर में। ठीक है, अच्छा जोहेब बच्चे, आप देख लो, आपको फिर आज कुछ समझ नहीं आएगा अगर आप क्लास अटेंड करते हो, क्योंकि ये तो हम लोग बीच से सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स हमने सारी कर ली है काउंटिंग की, और हम अभी अपने चैप्टर नंबर 3 या 4 है हमारा, मेरे ख्याल से, कंट्रोल अकाउंट्स, राइट? तो आप देख लो, इफ यू वांट टू कंटिन्यू टेकिंग द क्लास यू कैन, अदरवाइज यू कैन लीव। ठीक है, सही है, चले। तो हाँ जी मोहसिन, डिस्काउंट अलाउड हैड बिन ओवर एडेड बाय 2700। क्या कह रहा है ये? ओवर एडिंग का क्या मतलब है? ओवर कास्टिंग कर ली। ओवर कास्टिंग किसकी की होगी? डिस्काउंट अलाउड के कॉलम की। कहाँ पे? कैश बुक के अंदर। मैम मैम हम्म, मैम ये एंट्री की तो समझ आ गई है। मसला ये हो रहा है कि उसने बुक्स का नहीं बताया हुआ कि हमने कहाँ रिकॉर्ड की वही हुई वाला है था, ये। ठीक है ठीक है, ये वही वाला था जो आप मेरे से कल पूछ रहे थे ना व्हाट्सएप पे। अच्छा सही है सही है, देखो जी जी हाँ जी। ठीक है, अब मुझे समझ आ गया। आई थॉट कि आप वो अकाउंट के अंदर पता नहीं कोई मसला होगा, आई गॉट कंफ्यूज। सही है, अब देखो यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट अलाउड हैड बीन ओवर एडेड बाय ₹2700। इस बात को आप याद कर लो, अपने पास लिख लो कि कहीं पे भी ओवर एडिंग, अंडर एडिंग, ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग होगी ना, तो इसका मतलब है कि एरर सिर्फ और सिर्फ जनरल लेजर में हुआ है। तो मैंने आपको कल व्हाट्सएप पे बता दिया था ना कि सिर्फ और सिर्फ GL का इश्यू है। जनरल लेजर में इसका क्या मतलब है? 2000 जहां पे भी जनरल लेजर में आपने डिस्काउंट अलाउड लिखा ना, वो क्या हो गया? 2700 से ज्यादा अमाउंट चली गई। बात समझ आ रही है?
तो ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट, रिवाइज्ड कंट्रोल अकाउंट के अंदर आपका 2700 का आप रेक्टिफिकेशन करोगे। सब्सिडरी लेजर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम टोटल की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जब हमने सारे डिस्काउंट अलाउड को टोटल किया तो वो हमने गलती से 2700 से ज्यादा फिगर लिख दी, राइट? तो जब हमने उसकी डबल एंट्री पास की, डबल एंट्री जो आप जीएल में पास करते हो सिर्फ उसमें आप टोटल को पिक करते हो। सब्सिडरी लेजर में तो इंडिविजुअल जा रहे होंगे, वो बिल्कुल ठीक है। तो सब्सिडरी लेजर में कोई मसला नहीं, यानी कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कोई मसला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इंडिकेशन ये है कि जो कैश बुक का डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है, कैश बुक का डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है, उसको टोटल करते हुए कहाँ पे एडिंग करते हैं? डिस्काउंट अलाउड की कहाँ एडिशन होती है, ये देखो ना। तो इतनी बात तो हमें पता है, डिस्काउंट अलाउड की एडिशन हम लोग कहाँ पे करते हैं? कैश बुक के अंदर जो डिस्काउंट अलाउड का कॉलम आ रहा होता है, सिर्फ एक वही एक जगह है जहाँ पे एडिशन हो रही होती है, और तो कहीं पे आप डिस्काउंट अलाउड के सारे टोटल। मैम एरर ऑफ कमीशन होता तब हम सब्सिडरी में करते। नहीं, वो एरर हम बाद में, एरर ऑफ कमीशन और ओमिशन वगैरह हम बाद में करेंगे। और एरर ऑफ कमीशन वगैरह ये सब्सिडरी में भी हो सकते हैं, जनरल लेजर में भी हो सकते हैं। ये जो एरर्स आपको बताता है, जरूरी नहीं है कि एरर ऑफ कमीशन है तो सिर्फ जनरल लेजर होगा, नहीं, वो आपका नहीं, एरर ऑफ कमीशन कमीशन और प्रिंसिपल में ही हो सकते हैं। यस है। मेरा मतलब अगर किसी इंडिविजुअल का डिस्काउंट अलाउड हमने ज्यादा लिख दिया होता, हाँ, तब तो सब्सिडरी में लिखते। लेकिन इधर देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट किसको किया हुआ है? ओवर एडेड का टर्म है यहाँ पे टर्म क्या लिखा हुआ है? ओवर एडेड, यानी कि आप किसी चीज का टोटल कर रहे थे, जब आप उनको टोटल कर रहे थे तो टोटल करते हुए आपने ओवर टोटलिंग कर ली, राइट? यहाँ पे जो हिंट है दैट इज दिस टर्म, ओवर एडिशन, कास्टिंग, ठीक है? तो कास्टिंग का एरर सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्रोल अकाउंट पे इंपैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि कास्टिंग से मुराद है टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट आपका जाता है सिर्फ और सिर्फ जनरल लेजर के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट अलाउड की जो आपने डबल एंट्री पास की ना जनरल लेजर में, डिस्काउंट अलाउड डेबिट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, वो 2700 से ज्यादा कर दी। तो अब आपने क्या करना है? रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करके डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट क्रेडिट करना है 2700 से। हमारा कंसर्न सिर्फ कंट्रोल अकाउंट है, रिवाइज कंट्रोल अकाउंट। क्लियर है बात? ठीक है। सही है। अच्छा, उस्मान है हमारे साथ जी। उस्मान, आपने बच्चे रिकॉर्डिंग देख ली सारी? आपने काफी टाइम बाद हमें ज्वाइन किया है क्लास में। आपने रिकॉर्डिंग्स देख ली है? सारा आपको समझ में आ रहा है जो हम अभी कर रहे हैं, या थोड़ा मुश्किल लग रहा है? जी, मेरे ख्याल से उस्मान नहीं है हमारे साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और सवाल करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग सा है सवाल ये। डिफरेंट, देखिए डिफरेंट फॉर्मेट्स है। अभी जितने हमने सवाल किए, हमने क्वेश्चंस किए, I5 मैंने आपको दिया, फिर हमने कल पास पेपर्स का एक और सवाल देखा था। ये जो I5 है ये स्प्रिंग 2007 का है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको फिगर बता देती हूँ कि किस फिगर पे आपका जो है वो आपका I5 का जो कैरेट डाउन है रिवाइज कंट्रोल अकाउंट का, वो क्या होगा, ठीक है। वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ ताकि अगर किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ और वो अगर जब करने जाए तो उनको आसानी हो जाए। ये नोट कर लें आप। I5 का सॉल्यूशन पूरा मैं नहीं बता रही, ठीक है, क्योंकि काफी सिंपल सी चीज थी। I5 का पार्ट ए का जो कैरेट डाउन होगा, ठीक है, पार्ट ए का जो कैरेट डाउन है वो आपके पास आना चाहिए 444425, ठीक है, 444425। फिर पार्ट बी के अंदर आपसे मांगा गया था रिवाइज या अमेंडेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो अमेंडेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का कैरेट डाउन आना चाहिए ₹470106, ठीक है। और जो आपका पार्ट सी था जिसमें आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, उसमें भी आपके पास नेट अमाउंट जो बाद में आएगी वो आएगी 470106, ठीक है। तो ये आपके पास सिचुएशन है, ये आपका सामने सिनेरियो है I5 का। अभी हम एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, पास पेपर्स का है ये भी कैफ से पहले का है।
स्प्रिंग 2013 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये भी आपको मेरे ख्याल से फाउंडेशन में ही मिलेगा, स्प्रिंग 2013। ये रहा, ठीक है। फाउंडेशन एग्जामिनेशन में नोट कर लीजिए, फाउंडेशन एग्जामिनेशन मॉड्यूल बी का ये पेपर है, स्प्रिंग 2013 क्वेश्चन नंबर 4। जिनके पास पैक का क्वेश्चन बैंक है उसमें होगा ये I4, और ये मैंने जो अपलोड किया हुआ है उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। चलें जी, इसको जरा देख लेते हैं। The receivables and payables control accounts of Abbas Enterprises showed net balances of rupees 286,720 and rupees 153,650 respectively as at 31st December 2012. These balances did not agree with the total of the sales and purchase ledger balances, ठीक है। तो आपको कंट्रोल अकाउंट्स, रिसीवेबल और पेएबल कंट्रोल अकाउंट्स के बैलेंसेस बता दिए गए 31 दिसंबर 2012 पे, और ये बात बता दी गई कि ये सब्सिडरी लेजर बैलेंसेस से मैच नहीं कर रहे। ऑन इन्वेस्टिगेशन द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर डिस्कवर्ड। तो नीचे इन्होंने आपको क्या दिए हुए, एरर्स दिए हुए। अब यहाँ पे स्टॉप करके हम जरा रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं कि ठीक है, हमें समझ में आ गई कि क्वेश्चन किस चीज का, जरा रिक्वायरमेंट पे आ जाए। रिक्वायरमेंट पे वो मांग रहा है आपसे, compute the correct balances of the receivables and payables control accounts, ठीक है। आपको क्या कह रहा है कि आपने अब कंट्रोल अकाउंट, करेक्टेड कंट्रोल अकाउंट, एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट बनाना है और आपने उसके करेक्ट बैलेंसेस कंप्यूट करने हैं। और पार्ट बी में वो क्या मांग रहा है, ठीक है। अच्छा उस्मान, आपका मसला आ रहा था, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी? अच्छा, और आवाज आ रही है आपको? जी, कैन यू हेयर मी उस्मान? ध्यान से, आपको आवाज भी शायद नहीं आ रही होगी इनको। चले जी उस्मान, अब आपको आवाज आ रही है? अच्छा, और स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ध्यान से, आपका नेटवर्क का ही इशू है, ठीक है। आप इसको ठीक कर लो, क्योंकि मोहसिन को तो आई गेस प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं फिर। कंप्यूट द करेक्ट बैलेंसेस, यानी कि आपको अमेंडेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आपको आना, मतलब कंप्यूट करना है और बनाना है। और नीचे आपको क्या दिया जा रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव आइटम्स वुड रिजल्ट इन अ चेंज इन द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो पार्ट बी में वो आपसे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं मांग रहा, इंस्टेड वो आपको सिर्फ ये कह रहा है कि आप उन आइटम्स को आइडेंटिफाई कर दो, ठीक है, जिसका इफेक्ट पड़ेगा किस पे, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस पे। कहीं पे भी लिस्ट ऑफ बैलेंसेस आ जाए तो इसका मतलब क्या है, सब्सिडरी लेजर्स का मुराद है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, राइट। तो पार्ट बी में वो आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने को नहीं कह रहा, इंस्टेड वो आपसे क्या बात कर रहा है, वो आपको ये कह रहा है आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर दो कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएंगे अगर बनाना होता तो। अब इस सवाल को अगर हम देखें तो आपको, चले ठीक है, जबरदस्त हो गया उस्मान। अब अगर आप देखो तो आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो कि इस क्वेश्चन में नहीं गिवन। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आपको सिर्फ कंट्रोल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए, क्वेश्चन के अंदर इन्होंने आपको ये नहीं बताया कि जो टोटल ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स थे, टोटल ऑफ सेल्स एंड परचेज लेजर बैलेंसेस थे, वो कितने थे एक्चुअली। तो आपको दोनों आइटम्स बनाने के लिए, कंट्रोल अकाउंट बनाने के लिए कंट्रोल अकाउंट के बैलेंसेस चाहिए, ठीक है। और आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए उस्मान बच्चे मैंने किए हुए हैं कंट्रोल अकाउंट के क्वेश्चन अपलोड, मैं कर चुकी हूँ कंट्रोल अकाउंट्स के अपलोड। उस्मान ने वहीं से तो लिया है, उस्मान वहीं से वहां से कर रहे हैं ना, सॉरी मोहसिन। आप चेक कर लो, कंट्रोल अकाउंट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं, ठीक है, अपलोड।
तो यहाँ पे मैं ये कह रही थी, अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए वैसे भी आपको क्या चाहिए होता है, टोटल ऑफ एज पर लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, राइट, ऑफ डेटर्स या क्रेडिटर्स। तो वो तो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है। तो बच्चे यही वाले तो मैं करा रही हूँ। अभी तो मैं आपको पास पेपर करवा रही हूँ। पास पेपर में मैं आपको बता रही हूँ कि भाई कहाँ कहाँ से कौन कौन सा पास पेपर है, तो वो आप आईकैप की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। अभी हम लोग कर रहे हैं स्प्रिंग 2013 का क्वेश्चन नंबर 4। तो जो आपके पास पेपर्स अवेलेबल है उसका मेरे पास सॉफ्ट में नहीं है, मतलब इन द सेंस पैक के क्वेश्चन बैंक का मेरे पास कॉपी नहीं है, वो फिर मैं आपको पास पेपर से करा रही हूँ, ठीक है। और जो पैक वाले हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, हम वहां से क्वेश्चंस कर चुके हैं और करेंगे इंशाल्लाह। और चलें जी, तो ये बात क्लियर हो गई मोहसिन और उस्मान के आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इस सवाल में बन भी नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने आपको लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और लिस्ट ऑफ डेटर्स के बैलेंसेस दिए हुए नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब एरर्स को हम देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपके पास एरर क्या है, द सेल्स डे बुक इन जुलाई वाज ओवरकास्ट बाय ₹5060। जैसे ही ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, ओवर एडिशन, अंडर एडिशन पढ़ेंगे, फौरन से आपके दिमाग में एक बेल रिंग करनी चाहिए, जनरल लेजर का एरर। सिर्फ जनरल लेजर में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। यानी कि कंट्रोल अकाउंट का इसमें इफेक्ट है। इसको हम ठीक करते हैं, काम ये करते हैं, साथ साथ करना शुरू करते हैं, ठीक है। आपके पास इस सवाल के अंदर क्या मांगा गया है, आपसे मांगा गया है कि आपने दो कंट्रोल अकाउंट्स हैं, राइट, दो कंट्रोल अकाउंट्स हैं, दो कंट्रोल अकाउंट्स की करेक्शन करनी है, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट की भी और पेएबल कंट्रोल अकाउंट की भी। तो साथ दोनों को बना लेते हैं और जैसे जैसे जो सा आइटम आता रहेगा हम उसको उसकी रिस्पेक्टिव कंट्रोल अकाउंट में प्लेस करते रहेंगे, ठीक है। चलें आप लोग भी बनाएं, दो टी अकाउंट्स बनाएं और जगह छोड़ दें, 8-10 लाइनें छोड़ दें हर टी अकाउंट के अंदर, ठीक है। एक टी अकाउंट आपका होगा रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और दूसरा आपका टी अकाउंट होगा पेएबल कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। और हम पहला स्टार्टिंग पॉइंट तो अपना लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं कि 31 दिसंबर 2000, ये कौन सा है, 31 दिसंबर 2012, ठीक है। 31 दिसंबर 2012 पे जो आपका अनएडजस्टेड बैलेंस था उसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 286720 रिसीवेबल्स अकाउंट का, 286720, ठीक है। और पेएबल अकाउंट का आपको दिया हुआ है 153650, ठीक है। 153650 है पेएबल कंट्रोल अकाउंट का, 153650, 153650, ठीक है। चलें जी, अब हम आते हैं एरर्स के ऊपर। सेल्स डे बुक इन जुलाई was overcast by ₹5060। आप ये पूरे साल का कर रहे हो कंट्रोल अकाउंट और आपको ये बता दिया गया है कि जुलाई के महीने में ओवरकास्टिंग हो गई थी 5060 से, क्या करेंगे। रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे लिख दें, रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, वेरी गुड, क्योंकि ओवरकास्टिंग हुई है। तो आपने रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के अंदर ज्यादा से डेबिट कर दिया था, अब हम क्या करेंगे, सेल्स ओवरकास्ट 5060 से हम क्रेडिट कर देंगे, वेरी गुड। आगे चलते हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ ₹7120 and a credit balance of ₹8750 were omitted from the list of balances of sales and purchases ledger respectively। इसका क्या करेंगे, ये ओमिट कर दिए थे ना मैम। तो कहाँ तो ओमिट, रिसीवेबल में ऐड होगा, नहीं, रिसीवेबल में ऐड होगा, कंट्रोल अकाउंट में। आप कंट्रोल, नो सब्सिडरी में, हाँ सब्सिडरी में, वेरी गुड। ये रिसीवेबल में ऐड होगा उसमें, बिल्कुल बिल्कुल, रिसीवेबल में 7120 ऐड होगा, लिस्ट ऑफ डेटर्स में ये ऐड हो जाएगा, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में ये ऐड हो जाएगा। लेकिन सवाल क्या है, क्या इसका इफेक्ट कंट्रोल अकाउंट पे पड़ेगा किसी भी, हम जवाब देंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है
कि जो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस था उसमें ओमिशन हुई, यानी कि सब्सिडरी लेजर के जो टोटल हमने किया उसमें हमारे से ओमिट हो गया। हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 कस्टमर्स थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। तो जब आपने लिस्ट ऑफ बैलेंसेस की कैलकुलेशन की, लिस्ट ऑफ डेटर्स बैलेंस आप निकाला, तो आपने ए और बी के ऐड कर लिया, सी को आपने ओमिट कर दिया, राइट, सब्सिडरी लेजर में। इसी तरह मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई और मिस्टर जी आपके सप्लायर्स थे 3। आपने जब लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स का टोटल निकाला तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को ऐड किया, मिस्टर जी को आपने ओमिट कर दिया। तो ये गलती कहाँ की है, ये कंट्रोल अकाउंट का एरर नहीं है, इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस को जब आप टोटल करने जा रहे थे तो आपने वो काम करते हुए ओमिशन कर दी, ठीक है। तो ये जवाब हमारा ऑब्वियसली पार्ट ए के लिए तो रेलेवेंट नहीं है, पार्ट ए में आपको सिर्फ कंट्रोल अकाउंट्स बनाने, राइट। पार्ट बी के लिए आपने पहली आइडेंटिफिकेशन कर दी, आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव आइटम्स वुड रिजल्ट इन अ चेंज इन द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो मैं काम ये करती हूँ, साथ ही यहाँ पे पार्ट बी के लिए लिस्ट भी बनाना शुरू कर देती हूँ, ठीक है, ताकि एक एक करके हमारे पास जो आइटम्स आ रहे हैं हम उनको हाईलाइट करते रहें। तो पार्ट बी के लिए हमारा पहला आंसर हो जाएगा 2। आइटम नंबर 2 जो है आपका, ये आपका पहला है इफेक्ट, जो कि इट वुड रिजल्ट इन अ चेंज इन द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, ठीक है। उस्मान, बच्चे क्लियर है? अच्छा, उस्मान ऑफलाइन हो गए, ठीक है। तो फिर आपके पास, हाँ जी मोहसिन, क्लियर ना? चले, जबरदस्त। आगे क्या कह रहा है, अ बैड डेट ऑफ ₹1560 हैड बीन रिटन ऑफ इन द सेल्स लेजर बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कंट्रोल अकाउंट। यानी कि सेल्स लेजर में कोई गलती नहीं, कहाँ गलती, कंट्रोल अकाउंट में। ये मैं बताती हूँ, बड़ा आसान है, क्या होगा इसका, चले मैं बता देती हूँ। 1560 से आपने बैड डेट को ओमिट कर दिया था, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के अंदर 1560 से आपने राइट ऑफ दिखा देना है, ठीक है। ये काम हो गया, ये आसान था इसलिए मैंने बता दी। आगे बताएं, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ सप्लायर फॉर ₹2630 हैड बीन पोस्टेड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिज लेजर अकाउंट। क्या करेंगे इसका, पार्ट ए का आंसर है, पार्ट बी का क्या करना है। इसको क्रेडिट साइड पे, सब्सिडरी में क्रेडिट साइड पे डबल करके लिखेंगे। बिल्कुल ठीक, क्रेडिट साइड पे डबल करके लिखेंगे सब्सिडरी में। लेकिन मसला क्या है, सब्सिडरी का हमें बनाना नहीं है, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो हम क्या कहेंगे, पार्ट नंबर 4B, आइटम नंबर 4B हमारा क्या है, ये पार्ट बी का आंसर है। ये वो है, अगर हमें लिस्ट ऑफ बैलेंसेस को करेक्ट करना होता तो हम क्या करते हैं, हम इसको डबल अमाउंट से इसको क्रेडिट साइड पे कर देते हैं, यानी कि ऐड कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो कंट्रोल अकाउंट्स में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये हमें कैसे पता चला कि कंट्रोल अकाउंट में कोई ताल्लुक नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि हिज लेजर अकाउंट, उसमें गलती हो गई, उस सप्लायर के लेजर अकाउंट में, यानी कि उसके सब्सिडरी लेजर में। वेरी गुड, तो ये आंसर मैम मैम ये इसमें ये कैसे मतलब पता लग रहा है कि ये क्रेडिट सेल ही है, क्रेडिट परचेज ही है, कैश पे भी तो हो सकती है हम भी। लेकिन देखो कभी कभार ना आपको क्वेश्चन के जो टॉपिक है ना उसको दिमाग में रखना पड़ता है, उसके रेलेवेंस को। बिल्कुल ठीक है, ये परचेज गुड्स फ्रॉम अ सप्लायर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें देखो क्या बात हो रही है, उसने ये बात मेंशन की हुई है कि अकाउंटिंग ऐसी हुई है, आपका उस सप्लायर का लेजर अकाउंट खुला हुआ है, राइट। ये बात क्या कह रहा है, हिज लेजर अकाउंट, यानी कि ऐसी सिचुएशन है कि वो जो पर्टिकुलर सप्लायर है वो ऐसा है कि हम उससे क्रेडिट पे ही परचेज करते हैं, तभी उसका हमने कोई लेजर अकाउंट भी बनाया हुआ है, ठीक है। एक हिंट तो इसकी ये है, क्या उसका लेजर अकाउंट मौजूद है बुक्स के अंदर, उसके अंदर आप एंट्रीज करते हुए आपने गलत एंट्री कर दी, तो इसका मतलब ये कि वो सप्लायर कौन था, आपका क्रेडिट सप्लायर था, सही है। और दूसरा, आपको कभी कभार क्वेश्चन का जो टॉपिक है ना उसको दिमाग में रखते हुए चीजों को करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम इस बात से अनलेस कि कहीं पे खास तौर पे मेंशन किया हो कि कोई कैश परचेज थी, उसको आपने एज ए क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया, हम क्या कहेंगे, हम ये कहते हैं कि सारी चीजें हमारे क्रेडिट सप्लायर से ही परटेन करती हैं,
क्रेडिट ट्रांजैक्शन से ही परटेन करती है, क्योंकि हम कंट्रोल अकाउंट का सवाल कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो वैसे इसका जो मेजर रीजन है वो यही रीजन है कि भाई उसका अकाउंट खुला हुआ है ना, उसका लेजर अकाउंट मौजूद है उस सप्लायर का, हिज लेजर अकाउंट, उसके नाम का अकाउंट खुला हुआ है, तो उसका मतलब है कि वो हमारा क्रेडिट सप्लायर ही होगा, क्योंकि कोई कैश वाला सप्लायर होता है जिससे हम कैश पे परचेज करते हैं, उसका हम अकाउंट खोलते ही नहीं है अपनी बुक्स में। ठीक है, तो इसका मेजर इंडिकेटर तो यही है। दूसरा वही है कि आप कंट्रोल अकाउंट का क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें अनलेस कि उन्होंने एक्सप्लिसिटली कोई चीज मेंशन की होगी कि ये खास कैश परचेज है या कैश सेल है, तो आप उसको लोगे, वरना नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये आपका पार्ट बी का आंसर आ गया। एक और बी के अंदर आप एक और नोटिंग कर लोगे कि पॉइंट नंबर 4 ऐसा है जिसका इम्पैक्ट इधर पड़ेगा। आगे चलते हैं। Return of goods by a customer worth rupees 1890 had not been entered anywhere in the books. Anywhere in the books से मुराद है ना जनरल लेजर में ना सब्सिडरी लेजर में। तो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस भी इस आइटम से अपडेट होंगे और कंट्रोल अकाउंट भी आपका एडिट होगा, राइट, एडजस्ट होगा। कैसे होगा? रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर है, यानी कि सेल रिटर्न थी, आपने उसको कहीं नहीं रिकॉर्ड किया, तो अब आप इसको कर लेंगे। सेल रिटर्न आपकी है 1890 की, और साथ ही आपने इस वाले आइटम का रेफरेंस लिख दिया पार्ट बी के अंदर कि इस आइटम का इफेक्ट जो है वो सब्सिडरी लेजर पे भी पड़ेगा, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस पे भी पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। एन इनवॉइस फ्रॉम अ सप्लायर फॉर ₹2320 हैड बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एज 3230। मोहसिन, क्या होगा? मैम ये ओवर कास्टेड हो गया है ना। अच्छा ठीक है, और बस सिर्फ ओवर कास्टिंग हुई है? एक सेकंड मैम, एक मिनट। हाँ, सही से पढ़ के बताएं। जितनी ओवर कास्टिंग हुई है वो मैम डेबिट साइड पे लिखेंगे। अच्छा ठीक है, और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस पे कोई फर्क पड़ेगा? सब्सिडी तो लेजर में कोई इफेक्ट पड़ेगा? यस मैम, फर्क पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि परचेजेस डे बुक में एंट्री गलत हुई है। एंट्री गलत हुई है यानी कि एंट्री गलत अमाउंट से हुई है। ठीक है, एंट्री गलत अमाउंट से हुई यानी कि कास्टिंग का एरर भी हो गया। कास्टिंग के एरर के साथ साथ क्योंकि वो एंट्री ही गलत अमाउंट की है तो उसका इफेक्ट आपका सब्सिडरी लेजर पे भी पड़ेगा। तो ये पॉइंट भी ऐसा है जो कि आपका पार्ट ए में भी अफेक्ट कर रहा है और पार्ट बी में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये करेंगे, क्या करेंगे, इनवॉइस थी सप्लायर की फॉर ₹2320, उसको आपने ज्यादा से दिखा दिया, यानी कि आपने परचेज ज्यादा से दिखा दी। कितने से ज्यादा दिखाई आपने? कितनी की अमाउंट है ज्यादा? परचेज आपकी 2320 माइनस 3230 करेंगे, 910 रुपए की आपने परचेज ज्यादा दिखा दी, राइट। तो आपने क्या करना है, परचेज है, परचेज आपने क्रेडिट साइड पे किया होगा, ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, अब आप क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, परचेज ओवर रिकॉर्डेड कैसे आया? 3230 माइनस 2320, तो आंसर आपका आ रहा है 910। ठीक है, 910। चलें जी, ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, और आपने इसी पॉइंट को लिख दिया, पॉइंट नंबर 6 को लिखा अपनी इस लिस्ट में भी कि लिस्ट ऑफ डेटर्स और क्रेडिटर्स को भी इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। A balance of ₹3670 due from a customer was set off against his payable account. Set off की बात आ गई, यानी कि कॉन्ट्रा without any entries in the control accounts, यानी कि उसने स्पेसिफिकली बता दिया कि कॉन्ट्रा एंट्री आपके कंट्रोल अकाउंट्स में नहीं हुई थी। तो क्या करेंगे, दोनों जगह पे अब आपने कॉन्ट्रा रिकॉर्डिंग करनी है। रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में कॉन्ट्रा की रिकॉर्डिंग होगी क्रेडिट साइड पे, ठीक है,
3670। और पेएबल कंट्रोल अकाउंट में भी कॉन्ट्रा की रिकॉर्डिंग होनी है, क्योंकि सेम बिजनेस है ना, सेम एक ही बिजनेस का आप वो बना रहे हो, पेएबल और रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, राइट। तो आपका 3670 से यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, 3670 से उस साइड उधर रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इन नवंबर परचेज रिटर्न ऑफ 2150 वाज पोस्टेड इन द कंट्रोल अकाउंट एज 5120। अब यहाँ पे उसने फिगर की गलती कर दी, लेकिन उसने स्पेसिफिकली बताया कि गलती कहाँ हुई है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में ये गलती हुई है। आपने परचेज रिटर्न 5120 दिखा दिया, हालांकि कितने का था 2150, यानी कि 2970 की ओवर रिकॉर्डिंग कर दी थी आपने, 2970 की ओवर रिकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे इधर, पेएबल कंट्रोल अकाउंट में परचेज रिटर्न्स आप दिखाते हो डेबिट साइड पे, राइट। आपने डेबिट साइड पे ओवर रिकॉर्डिंग कर दी थी। अब उसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए क्या करेंगे, परचेज रिटर्न्स ओवर रिकॉर्डेड कि हम नलिफिकेशन करेंगे। क्रेडिट साइड पे हम ये कहेंगे 5120 इनकरेक्ट अमाउंट था, 2150 होना चाहिए था, यानी कि डिफरेंस कितना है 2970 का, वो हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है मोहसिन? आगे चलते हैं। क्लियर नहीं है तो आप मुझे बता देना, ठीक है। अगर आपको लगे कि फास्ट चल रही हूं तो आप मुझे बता दीजिएगा। परचेज रिटर्न्स डे बुक इन अक्टूबर वाज अंडरकास्ट बाय ₹950। अब ये सिर्फ अंडरकास्टिंग का एरर है, तो कहां पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 9 भी आपका कंट्रोल अकाउंट का है। इसमें क्या मसला आ रहा है कि परचेज रिटर्न्स अब अंडर कास्टेड है, यानी कि डेबिट साइड पे आपने परचेज रिटर्न जो लिखी थी वो अंडर कास्टेड थी। आप यहाँ पे 950 रिकॉर्ड कर लोगे अब, ठीक है। परचेज रिटर्न्स अंडर कास्टेड। तो पूरे साल का कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं, किसी महीने में अंडर कास्टिंग हुई हुई है, किसी महीने में ओवर रिकॉर्डिंग हुई हुई है, किसी महीने में अंडर रिकॉर्डिंग हुई हुई है, कोई गलत एंट्री पास हुई हुई है। तो एक ही साल में देखो क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे एक परचेज रिटर्न ओवर रिकॉर्डेड नजर आ रही है और एक महीने की आपको परचेज रिटर्न अंडर कास्टेड नजर आ रही है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि कंट्रोल अकाउंट हमने बनाया है पूरे के पूरे साल का, ठीक है, और अब हम पूरे साल की एंट्री अपनी ठीक कर रहे हैं। फिर आपके पास आ रहा है A refund of ₹970 to a customer has been posted to the debit side of his account in the payables ledger। कहां का मसला है ये, कंट्रोल अकाउंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना, क्योंकि वो खास तौर पे बता रहा है, उसने हिज अकाउंट का टर्म इस्तेमाल किया और पेएबल्स लेजर का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी का आंसर है। हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हुआ क्या। इधर हुआ ये कि आपका ये था रिफंड था कस्टमर को, ये कस्टमर के सेल्स लेजर के अकाउंट में डेबिट साइड पे आना चाहिए था। उन्होंने इसको किसके अकाउंट में मतलब ये हमारा कस्टमर भी था, हमारा सप्लायर भी था, इसीलिए उसका अकाउंट पेएबल्स लेजर में भी आ रहा है। वरना वो अभी किसकी बात कर रहे हैं, हम उसको एज अ कस्टमर जब ट्रीट कर रहे थे तो हमने कहा कि हमने उसको रिफंड किया, तो सेल्स लेजर में इस कस्टमर का जो अकाउंट है वो डेबिट होना चाहिए था 970 से। लेकिन कौन सा अकाउंट डेबिट हो गया, उसी कस्टमर उसी पार्टी का अकाउंट परचेज लेजर में डेबिट हो गया। तो ये गड़बड़ हो गई है ना, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में भी गड़बड़ होगी और लिस्ट ऑफ डेटर्स में भी गड़बड़ हो गई। तो पॉइंट नंबर 10 है आपका, जो कि आपका लिस्ट ऑफ डेटर्स और क्रेडिटर्स को इम्पैक्ट करेगा, कंट्रोल अकाउंट्स को नहीं करेगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अ डिस्काउंट ऑफ ₹870 रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर हैज बीन एंटर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। हाँ जी, क्या गड़बड़ हो गई मोहसिन, ये किया हुआ है हमने। मैम कंट्रोल अकाउंट में सोच समझ के जवाब देना है। A discount of ₹70 received from a supplier has been entered to the credit side account allowed account। रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे डबल करके लिखेंगे। अच्छा, पक्की बात है? जी मैम।
चेक करो जरा अपने पास, मुझे जरा लिख के बताओ कि आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ था सप्लायर से, डबल एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी जनरल लेजर में? डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हम्म, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, नहीं, सप्लायर। नहीं नहीं, पेएबल पेएबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। अपने पास ये लिखो, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? पेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट 870 और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। ठीक है, ये डबल एंट्री होनी चाहिए थी। अब हम पढ़ते हैं कि हुआ क्या। डिस्काउंट ऑफ 870 रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर, ये लाइन, इतना स्टेटमेंट पढ़ के, यहां तक का स्टेटमेंट पढ़ के हमें ये आइडिया हो गया कि ट्रांजैक्शन एक्चुअली थी क्या, और उससे हमने डबल एंट्री अपने पास लिख ली, क्या? पेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसने किया क्या। हैज बिन एंटर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो आपको क्रेडिट साइड पे पिन पॉइंट करके कह रहा है कि वो जो डिस्काउंट रिसीव हुआ था वो डिस्काउंट अलाउड के क्रेडिट साइड पे आपने पोस्ट कर दिया। यानी कि जो क्रेडिट पोर्शन है इसकी डबल एंट्री का, उसमें गलती आ गई। गलती क्या आई? डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होने के बजाय डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो गया। अब मुझे इस बात का जवाब दें, पेबल कंट्रोल अकाउंट में कोई गलती है? नो मैम। रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में कोई गलती है? नो। तो बस कुछ भी नहीं करेंगे। इस तरह का कोई सिनेरियो आ जाए ना जिसमें एक्सप्लिसिटली, जिस तरह अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग हुई, वो आपको पता है कि जी कहाँ पे गड़बड़ है, कहीं पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कंट्रोल अकाउंट में ओमिशन हो गई, आपको पता है कि कहाँ गड़बड़ है। इस तरह का कोई सिनेरियो आ जाए, आपने हमेशा ये करना है जिस तरह से मैं आपको करती हूँ। पहले आप ये देखो कि डबल एंट्री पास होनी क्या चाहिए थी, फिर क्वेश्चन की वर्डिंग्स पढ़ के देखो कि क्वेश्चन की वर्डिंग्स में क्या लिखा हुआ है, कि हुआ क्या। उस तरह से करोगे कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगी। ठीक है, उस तरह से करोगे कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगी, वरना सिर्फ पढ़ के अपनी तरफ से तुक्का मारोगे, हमेशा गलत होगा। ठीक है, तो बाकी सारे जो आइटम्स थे उसमें काफी चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको सामने सामने पता लग रहा होता है कि गलती कहाँ ठीक करना है। अब यहाँ पे इस तरह के कंफ्यूजिंग पोर्शंस में अब आपने हमेशा ये करना है, डबल एंट्रीज अपने पास लिखनी है जल्दी से रफ में, और देखना है कि गड़बड़ कहाँ पे हुई क्वेश्चन की वर्डिंग्स के हिसाब से। ठीक है, तो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में कुछ नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, और डिस्काउंट रिसीव्ड का जो पेएबल कंट्रोल अकाउंट वाला पोर्शन है, क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली ये नजर आ रहा है कि उस पोर्शन में कोई गलती नहीं थी। गलती कहाँ थी? सिर्फ डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट में। ठीक है, और फिर सवाल ये आता है कि क्या इसका इफेक्ट सब्सिडरी लेजर पे भी पड़ा? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगेन एरर कहाँ पे हुआ है? सिर्फ वो बता रहा है कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड स्वैप हो गए बेसिकली। तो ये आपका सब्सिडरी लेजर में तो ये अकाउंट मेंटेन ही नहीं हो रहे होते। तो सब्सिडरी लेजर में जो काम होना था वो बिल्कुल ठीक ठीक हो गया। सप्लायर का अकाउंट ही आपने डिस्काउंट रिसीव से डेबिट किया। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं था, सिर्फ मसला था जनरल लेजर में, और वो भी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो अब हम इसका क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखो आपके पास कोई तरीका नहीं है जिसमें आप चेक कर सको कि आपका आपने सोल्यूशन ठीक किया है या नहीं किया। ठीक है, तो क्योंकि आप इसमें रिकंसिलिएशन तो बना नहीं रहे, तो इसमें बस फिर अल्लाह तवक्कल। ठीक है, अल्लाह तवक्कल और कॉन्फिडेंस रखो कि आपने ठीक ठीक किया है सारा। तो आपके पास इसका जो है कैरेट डाउन आएगा 286720506015601890। ये आएगा 274540। ये कर लीजिएगा, टोटल 274540 इसका कैरेट डाउन है, और पेबल कंट्रोल अकाउंट का है 153650 9103670। ये आपके पास आएगा 151090। ठीक है, तो ये 31 दिसंबर 2012 पे सेम डेट पे अब जो करेक्टेड कैरेट डाउन है, बैलेंस है, वो आपका आएगा इतना। ठीक है, एंड दैट इज इट। आपको भी चेक इसमें आप नहीं कर सकते। एंड सब्सिडरी में सिर्फ पॉइंट का रेफरेंस दे दें या रेफरेंस लिखे भी सही मांग?
बना थोड़ी सकते हैं हम। सब्सिडरी में आपके पास सिर्फ पॉइंट्स के रेफरेंस आएंगे। मीन्स आगे अकाउंटिंग हेड और अमाउंट्स वगैरह तो ना लिखें? नहीं नहीं नहीं, बस उसमें इसने देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव आइटम्स वुड रिजल्ट इन अ चेंज इन द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो ज्यादा से ज्यादा हम ये काम कर सकते हैं कि हम इसमें वो लिस्ट, मतलब इस तरह से इसको सेपरेट आउट कर दें कि जो आइटम्स लिस्ट ऑफ डेटर्स को अफेक्ट करेंगे, एक सेकेंड, विच विल, उनको हम सेपरेट आउट कर देते हैं, ठीक है। आइटम्स विच विल अफेक्ट द लिस्ट ऑफ डेटर्स और आइटम्स, ज्यादा से ज्यादा यही करें, ना भी करें तो आंसर आपका ठीक होगा। अब हम एक एक करके देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 किसको अफेक्ट करेगा? पॉइंट नंबर 2 अफेक्ट करेगा डेबिट बैलेंस, ये दोनों को कर रहा है ना। पॉइंट नंबर 2 में दोनों का रेफरेंस है, तो हम पॉइंट नंबर 2 इधर भी लिख देते हैं, पॉइंट नंबर 2 इधर भी लिख देते हैं, ठीक है। फिर आपके पास पॉइंट नंबर 4 है, 4 को देखें, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ सप्लायर था और हिज लेजर अकाउंट यानी कि परचेज लेजर को इफेक्ट करेगा सिर्फ ये। पॉइंट नंबर 4 को हम लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 5 आपका है रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर हैज नॉट बीन एंटर्ड एनीवेयर, तो पॉइंट नंबर 5 आपका लिस्ट ऑफ डेटर्स को इफेक्ट करेगा। 6 आपका है An invoice from a supplier had been entered in the purchase day book, यानी कि ये परचेज लेजर को इफेक्ट करेगा, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स को इफेक्ट करेगा। फिर आपके पास पॉइंट नंबर 10 है। पॉइंट नंबर 10 क्या सॉरी हाँ, पॉइंट नंबर 10 है। पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा है? रिफंड ऑफ ₹972 अ कस्टमर हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट इन द पेबल्स लेजर, तो पेबल्स लेजर भी गलत हुआ और आपका लिस्ट ऑफ डेटर्स भी गलत हुआ। तो ये आइटम ऐसा है जो कि आपको दोनों जगह पे इफेक्ट करेगा। ये काम कर सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। लेकिन वैसे अगर आप सिर्फ लिस्टिंग भी कर लेते हो तो आपका आंसर ठीक है। तो ये इस तरह का देखो, अब ये एक डिफरेंट सा ट्विस्ट था। दिस वाज अ डिफरेंट वे इन विच कंट्रोल अकाउंट का एक नॉर्मल सा सवाल आपका टेस्ट हो सकता है, ठीक है। इस तरह के आपके पास मुख्तलिफ वेरिएशंस आपके एक्सपेक्टेड है। सिंपल से भी आपको बोला जा सकता है, सिंपल आपको दे दिया जाए इन्फॉर्मेशन और आपको कहा जाए कि जी आपने इसका कंट्रोल अकाउंट ओरिजिनल बनाना है, रिकंसिलिएशन बनाना है, लेकिन ऑब्वियसली आपको एक दफा अगर आपने एरर सही से आइडेंटिफाई कर लिए, आपको पता लग गया कि कौन सा आइटम किस तरह से ठीक होगा, तो यू आर गुड विद एनीथिंग। आप फिर आपके सामने जिस तरह का भी सवाल रख दिया जाए आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक और सवाल देख ले, 15-20 मिनट देख लेते हैं उसको, और फिर वो अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो आप उसको फिर घर पे कर लीजिएगा, ठीक है, एज अ होमवर्क उसको कर लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं, एक डिफरेंट सा सवाल है। ये देखिए I-15, Messrs. Raja Rental is a supplier of electric generators. Raja maintains sales ledger control account and sales ledger for credit customers. Following are the transactions for the year ending December 31st, 2011. ठीक है, और उन्होंने हमें ट्रांजैक्शंस दे दी उस पूरे साल की, सेल्स दे दी इंक्लूडिंग कैश सेल्स, डिस्काउंट अलाउड दे दिया, रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स दे दिया, क्रेडिट नोट्स इशूड दे दिए, कॉन्ट्रा दे दिया, राइट। और फिर आपको नीचे बताया जा रहा है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹87,500 ऑन December 31st, 2011। ये क्या इसने दे दिया आपको? कंट्रोल अकाउंट का कैरेट डाउन दे दिया 31 दिसंबर 2011 पे, यानी कि जो आपका ओरिजिनल सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनता है ना, जो पहले स्टेप पे बनाते हैं फिर कंपैरिजन करते हैं, उसका उन्होंने आपको कैरेट डाउन दे दिया। क्या नहीं दिया? साल के शुरू का बैलेंस नहीं दिया, ब्रॉड डाउन नहीं दिया। तो इस तरह से भी देखो, अभी अजीब से उन्होंने दे दी सिचुएशन, वरना नॉर्मली हमें क्या दिया होता है? हमें ओपनिंग दिया होता है कंट्रोल अकाउंट का, हमें ट्रांजैक्शंस दी हुई होती हैं, हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं कैरेट डाउन। लेकिन इसमें इन्होंने क्या दे दिया? इसमें इन्होंने कैरेट डाउन आपको ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, आपको ट्रांजैक्शंस दी हुई है, और अब आपका बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? आपका ब्रॉड डाउन होगा, ठीक है। आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई हो, एक भी आपकी कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन हो, आप उसको बैलेंसिंग करके निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो बैलेंसिंग आपका फिर कैरेट डाउन ही हो, ठीक है। बात समझ आ रही है?
तो अब इसने थोड़ा सा इसको एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट दे दिया सवाल के अंदर कि इसने आपको कैरेट डाउन दे दिया और आपको जो बनाने को कह रहा है, ये पार्ट ए में आपसे यही कह रहा है, पार्ट ए में आपसे कह रहा है कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएं पूरे साल का, जिसमें ट्रांजैक्शंस हो, ब्रॉड डाउन हो और कैरेट डाउन हो। तो उस सवाल के अंदर, उस पार्ट के अंदर अब आपने क्या करना है, उस पार्ट में आपको कैरेट डाउन गिवन है, ट्रांजैक्शंस गिवन है, वो डालनी है और आपने बैलेंसिंग फिगर निकालनी है ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे, क्योंकि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है। क्लियर है बात? ठीक है, इसको करते हैं तो इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। फिर क्या होता है, आपको पता है कि एक दफा आपने कंट्रोल अकाउंट बनाया, फिर आपको क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है सेल्स लेजर से। Raja also carries out control account reconciliations at the end of every year. At the end of 2011, list of debtors showed a total of rupees 62,520. तो लिस्ट ऑफ डेटर्स था 62,520 और सेम डेट पे कंट्रोल अकाउंट बैलेंस था 87,500। ये दोनों मैच नहीं कर रहे, ठीक है, ये दोनों आपके मैच नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज ऑफ द एरर्स। और नीचे आपको इन्होंने क्या दिए हुए, एरर्स दिए हुए, ठीक है। और आपको पार्ट बी और सी में आपसे मांगा जा रहा है एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जी मोहसिन करें जल्दी से, क्वेश्चन आपके सामने खुला हुआ है। 14 मार्क का सवाल है, 14 मार्क का सवाल है। इसका मतलब ये है कि आपको कितने मिनट इसको एलोकेट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा 28 मिनट्स, लेस देन हाफ एन आवर, ठीक है। मल्टीप्लाई करें इसको 1.8 से, या चले 2 से कर ले, राउंड ऑफ कर ले फॉर द टाइम बीइंग। तो 28 मिनट से ज्यादा इसमें आपको नहीं लगने चाहिए। करते हैं, मैं ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने कर दिया, खोल दिया प्रॉपर पूरा। पार्ट ए, बी और सी हमारे पास अभी एग्जैक्टली 28 मिनट्स रहते हैं क्लास के। जल्दी से करें, चाहे तो इसको एलएमएस की वेबसाइट पे से, एलएमएस के लिंक से आप उसको डाउनलोड किया हुआ होगा आपने हैंड आउट, IF15 निकाले और अटेम्प्ट करें। क्लास में ही करते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क कुछ और दूंगी, ठीक है। यू गॉट एग्जैक्टली 28 मिनट्स। अच्छा मैम, जी मैम ये कैरेट डाउन जो दिया हुआ है, हम जो अब ये सेल्स कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, जी, तो वो अमाउंट कैरी डाउन तो दी हुई है, फिर हम बना क्यों रहे हैं? तो कैरेट डाउन दी हुई है लेकिन ब्रॉड डाउन नहीं दी हुई ना। ब्रॉड डाउन दिया तो यही तो ब्रॉड डाउन, तो अगले तो एडजस्टेड में यही ब्रॉड डाउन नहीं बनेगा? नहीं नहीं, हाँ कैरी डाउन जो, बिल्कुल 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 ठीक है, एडजस्टेड में तो यही ब्रॉड डाउन बनेगा, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल में वो मांग रहा है आपसे कंट्रोल अकाउंट, आपने पूरी पिक्चर उसको देनी है, आपने उसको पूरी पिक्चर। तो फिर हम जो बनाएंगे कंट्रोल अकाउंट, उसकी अमाउंट यही आएगी जो कैरी डाउन दी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, जो हम एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे ना, उसके अंदर ब्रॉड डाउन एग्जैक्टली 87,500 ही आएगा, क्योंकि हमारा कैरेट डाउन ये है, हमारा अनकरेक्टेड अनएडजस्टेड बैलेंस यही है, ठीक है। लेकिन जो पहले पार्ट में आपको कंट्रोल अकाउंट आपसे मांग रहा है ना, वो मांग रहा है पूरे साल की, वो चाह रहा है कि भाई आप कंट्रोल अकाउंट कंप्लीट बना के दे दो। तो ठीक है, हम लोग बनाते क्यों है कंट्रोल अकाउंट, ताकि हमें कैरेट डाउन पता लग जाए। लेकिन यहाँ पे सवाल में कैरेट डाउन अगर ऑलरेडी गिवन है और सवाल में वो मांग रहा है, तो आप आर्ग्यू तो नहीं करोगे ना फिर मांग क्यों रहा है। वो एग्जामिनर टेस्ट करना चाह रहा है कि अगर मैं इसको कैरेट डाउन दे देता हूँ तो क्या इसको ये बात पता है कि बैलेंसिंग फिगर जो अब निकलेगी वो ब्रॉड डाउन की होगी। मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या इसको ये बात समझ में आई है कि 87,500 इज द ब्रॉड डाउन, इज द कैरेट डाउन ऑफ द ओरिजिनल कंट्रोल अकाउंट। वो टेस्ट भी तो कर रहे हैं ना आपको। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी, तो शायद इसको इसलिए आपको इस तरह से क्लिक कर गया, हो सकता है आपको समझ आ गया। लेकिन हर कोई तो नहीं पिक कर सकता ये, हर कोई। ये देखो अभी कंफ्यूजिंग सी बात हो गई ना कि अब इसने 87,500 हमें दिया हुआ है December 31 पे, तो फिर हम कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, उसमें बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, परेशान हो जाएंगे बच्चे की ये फिर क्या है। तो ये टेस्ट करना चाह रहा है, वो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी अब कंट्रोल अकाउंट के अंदर, वो कैरेट डाउन नहीं होगा, वो क्या होगा, वो ब्रॉड डाउन की फिगर होगी, क्योंकि ब्रॉड डाउन क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ। क्लियर है बात? जी मोहसिन क्लियर है ना बच्चे? इसको करो अटेम्प्ट। जी मैम, जी मैम क्लियर है। बेस्ट हो गया, चलें जी स्टार्ट। ठीक है, ये देख लो चलो इसको देखो अभी। ठीक है, पहले स्टेप पे आपने क्या बनाना है, मैं CT अकाउंट को कॉपी कर लेती हूँ।
पार्ट ए में आपको बनाने को वो क्या कह रहा है, पार्ट ए में आपको ये कह रहा है कि आपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है इस पूरे साल का, यानी कि इसमें वो जो आपको दी हुई है आपने उनको भी यूज करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये बात आती है, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, और फिर नीचे चलते हैं, ठीक है। आपके पास सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, यहाँ पे ब्रॉड डाउन चाहिए होता है, ठीक है। ब्रॉड डाउन आप लिख के यहाँ पे जगह छोड़ दें, ठीक है, जगह छोड़ देंगे। ब्रॉड डाउन अभी आपके पास इंफॉर्मेशन ब्रॉड डाउन की नहीं आई, ठीक है। यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सबसे पहले आपके पास सेल्स है 2.5 मिलियन, जिसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग कैश सेल्स ऑफ 865,000। तो सेल्स आप कौन सी साइड पे लेते हो, डेबिट साइड पे। ब्रॉड डाउन आपको चाहिए 1 जनवरी 2011 का बैलेंस, ठीक है। सेल्स आपने ली, लेकिन आपको ये पता है कि आपको जो 2.5 मिलियन की फिगर दी हुई है वो किसकी है, इंक्लूडिंग कैश सेल्स है। कैश सेल्स आपके पास कितने हैं, 8,65,000। तो आप इसमें से 8,65,000 माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सेल्स की ये फिगर आ गई। फिर आपके पास आ रहा है डिस्काउंट अलाउड 48,000, डिस्काउंट अलाउड आप क्रेडिट साइड पे लिखते हो 48,000 से। फिर आपके पास आता है रिसीव्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। मौसम बच्चे माइक ऑफ कर दो, डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। फिर आपके पास आता है रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स 1.375 मिलियन रिसीट्स है क्रेडिट कस्टमर्स से, यानी कि आप कहोगे कि ये कैश या बैंक है, ठीक है, और ये आपको मिलने हैं 1,375,000, राइट। ये काम कर लिया। फिर आपके पास आ रहा है क्रेडिट नोट्स इशूड। क्रेडिट नोट्स इशू कब होते हैं, सेल्स रिटर्न के टाइम पे। तो हमने कर दिया सेल्स रिटर्न्स, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया कितने का, 162,500, ठीक है। ये काम किया। आखिरी आपके पास आ रहा है कॉन्ट्रा 15,000, कॉन्ट्रा भी आपने यहाँ पे लेना है 15,000। ये करने के बाद आप जब अगली लाइन पर आते हैं तो आपको ये मिलता नजर आता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹87,500 ऑन December 31st 2011। तो साल के आखिरी दिन जो बैलेंस था वो कितना था, 87,500, साल के आखिरी दिन का बैलेंस। यानी कि अब आपको क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, 87,500 कैरेट डाउन दिया हुआ है सवाल के अंदर, राइट। फिर आप क्या करते हो, इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दी हुई। फिर आपको वो लिस्ट ऑफ डेटर्स के बारे में बात कर रहा है और फिर एरर्स के बारे में बात कर रहा है। तो जब आप इसको अभी बैलेंस करने पे जाते हो तो बैलेंसिंग फिगर आपकी निकलती है इस साइड पे, ठीक है। डेबिट साइड पे आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलती है और कितने से निकलती है, 53,000 से, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर आपकी निकली 53,000। अब बैलेंसिंग फिगर तो ये है, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर तो ये है, लेकिन ये कैरेट डाउन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 31 दिसंबर 2011 का बैलेंस तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो फिर ये जो बैलेंसिंग फिगर निकली है 53,000 की, ये क्या होगी, ये ब्रॉड डाउन होगा, जो कि सवाल में हमें नहीं गिवन। यानी कि यानी कि यानी यानी कि मैम ये पिछले साल का क्रेडिट बैलेंस है जो अब ओपनिंग हो गया है। ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि इस साल का हमें चाहिए होता है ना ब्रॉड डाउन, ये वो है। और ये आ भी डेबिट साइड पे रहा है तो आपका फिट कर रहा है। आपको ब्रॉड डाउन चाहिए था ना, फॉर्मेट के हिसाब से आपको ब्रॉड डाउन लिखना होता है डेबिट साइड पे। तो वो डेबिट साइड पे ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है। अगर कैरेट डाउन होता, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का नॉर्मल कैरेट डाउन कहाँ पे आ रहा होता है, क्रेडिट साइड पे आ रहा होता है। लेकिन जब आप बैलेंसिंग करोगे तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी कहाँ पे, ये जो डब्बा बनाया हुआ है, बैलेंसिंग फिगर निकलेगी यहाँ पे। आपका आपने क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन डाली हुई है वो डाली, जो दी हुई है वो डाली, तो सिचुएशन ये आ गई। आपने देखा कि डेबिट साइड आपकी कम है, कितने से कम है, 53,000 से। और फिर जब आप इसको देखते हो, ये तो डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है, और यस हमें ब्रॉड डाउन नहीं गिवन था। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ब्रॉड डाउन बैलेंस होगा। ये चीज वो क्वेश्चन में यही चीज टेस्ट करना चाह रहा था कि मैं देखूं बच्चे ने कहीं ये तो नहीं किया कि 87,500 को ब्रॉड डाउन लेके सवाल को सॉल्व करने लग जाए। आपने मेरे ख्याल से यही किया था, है ना। आपने यहाँ पे 87,500 लिखा और कैरेट डाउन आपने फिर नया निकाल लिया, वो 89,000 समथिंग जो आ रहा था। आई एम नॉट श्योर दो कि आपने क्या किया, ठीक है। ये चीज वो टेस्ट कर रहा था। लेकिन अब पार्ट अगर मैम जी जी यही कैरेट डाउन अगर सेटिस्फाइज करता
अगर यही अमाउंट आती फिर तो हम ब्रॉड डाउन ना निकालते पिछले साल वाला। क्या मतलब? अगर मीन्स ये जो कैरी डाउन 87,500 है, अगर ये सेटिस्फाइज कर रहा होता, दोनों साइडें बराबर ऐसे ही आ रही होती, तो फिर तो ना ब्रॉड डाउन निकालते। जीरो होता, फिर ब्रॉड डाउन जीरो होता। अगर फॉर एग्जाम्पल आप, लेकिन ये है इन एनी केस ये कैरेट डाउन ही है। ये जो 87,500 है क्वेश्चन में, ये जो लिखा हुआ है ये कैरेट डाउन ही है, ये अनएडजस्टेड बैलेंस निकल रहा है इस दिन का। ठीक है, तो इवन ओके ओके ओके। इवन अगर अगर इस तरह से इंफॉर्मेशन डालने के बाद डेबिट साइड पे शॉर्टफॉल नहीं होता तो हम कहते हैं कि कोई ब्रॉड डाउन नहीं था, पहला साल था बिजनेस का। लेकिन आ रहा है तो इसका मतलब है कि पहले से कोई बैलेंस खड़ा हुआ है, राइट। अब पार्ट बी के अंदर वो क्या मांग रहा है, पार्ट बी में आपसे मांग रहा है एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के लिए ब्रॉड डाउन क्या बनेगा, ये कैरेट डाउन 87,500। बस डिफरेंस ये है कि इस सवाल में हमने ये कैलकुलेट नहीं किया, खुद से गिवन था। तो अब जब आप एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओगे, ठीक है, जब एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की बारी आएगी, एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो उधर आपके पास क्या चाहिए होता है, 31 दिसंबर 2011 पे आपका जो अनएडजस्टेड बैलेंस था यानी कि ब्रॉड डाउन, और ये क्या हो जाएगा 87,500। सही है, सही है ना। तो इसको अब जल्दी से इसको करें। सेकंड पार्ट जी बी मैम। और सी, पार्ट बी और सी में वो आपसे मांग रहा है कि आपको एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट चाहिए और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चाहिए। चले, ये मैंने पार्ट आपका स्क्रीन पे ले आई हूँ, इसको अब अटेम्प्ट करें। चलें जी, इसको देखते हैं फिर। तो अब हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है आपका 87,500 का, आपने करना है एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट के अंदर, राइट। और साथ ही हम क्या बना देंगे, लाइंस छोड़ के रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, टोटल एज पर लिस्ट ऑफ बैलेंसेस इन द सेल्स लेजर कितना है, टोटल लिस्ट ऑफ डेटर्स है 62,520। ठीक है, तो 62,520 यहां से हम स्टार्ट करते हैं। चलें जी, सबसे पहले आपके पास है सेल इनवॉइस थी 5,400 की, इट वाज रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल ट्वाइस एज 4,500। तो आपके पास आपकी सेल्स जर्नल में एंट्री गलत हो गई, आपने 4,500 समझा इसको और उसको 2 दफा रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि कितने पे रिकॉर्ड कर लिया, 9,000 पे रिकॉर्ड कर लिया उसको। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री में गलती हुई, एंट्री की वजह से कास्टिंग एरर हो गया और एंट्री की वजह से आपका सब्सिडरी लेजर भी गलत हुआ। तो आपने इसको कहाँ एडजस्ट करना है, दोनों जगह पे, एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट में भी होगा और दूसरी जगह पे भी होगा, सब्सिडरी लेजर में भी होगा। कितने से होगा, 4,500 को आपने 2 दफा रिकॉर्ड कर लिया था, 4,500 को 2 दफा रिकॉर्ड कर लिया था, यानी कि इसको रिकॉर्ड कर लिया था 9,000 पे, हालांकि सेल कितनी थी 5,400 की थी। तो हम ये देखेंगे कि कितने से ज्यादा की रिकॉर्डिंग कर ली आपने, सेल को ओवर रिकॉर्ड कर लिया 3,600 से। ठीक है, तो सेल को ओवर रिकॉर्ड कर लिया, तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे इसको क्रेडिट साइड पे, ओवर रिकॉर्डेड कितने से, 9,000 माइनस 5,400 यानी कि 3,600। ठीक है, और साथ ही हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी जाएंगे, जब ये सेल्स जर्नल में एज सेल को सब्सिडी में, अच्छा ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, सब्सिडी में भी होगा। और बात समझ में आ गई, क्योंकि सेल्स जर्नल को देखा हमने, कहा मिस्टर ए को सेल हुई हुई है 9,000 की, हमने मिस्टर ए के अकाउंट को डेबिट कर दिया 9,000 से, हालांकि कितने से डेबिट करना चाहिए था, 5,400 से। तो अभी हम जाके मिस्टर ए का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 3,600 से, जब क्रेडिट की बात आएगी, यानी कि रिसीवेबल को हमने कम करना है अपना 3,600 से। ठीक है, एंट्री का मसला है, आपने रिकॉर्डिंग गलत अमाउंट पे की हो, डे बुक के अंदर एरर आपका दोनों जगह पर आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है,
चलें जी, बाकी सारा हो गया। A purchase ledger contra 1750 was omitted from the control account. Furthermore, it was posted to the debit side of the customer's account as 1570. तो मैं आपके सामने सिर्फ सोल्यूशन लिख रही हूँ। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो लोग भी पहले वीडियो को पॉज करके वो लोग पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। अब आगे जाके मैं सिर्फ आपके सामने सोल्यूशन आपको यहाँ पे सामने आपके डिस्प्ले कर देती हूँ। 1750 से आपकी कॉन्ट्रा की ओमिशन हुई थी और साथ ही आपने कॉन्ट्रा को रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड कर दिया था और वो भी डिफरेंट गलत फिगर से 3320 से आपने इसको माइनस करना है, ठीक है। 3320 से माइनस करेंगे लेस चले, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसको विद इन टाइम इसको कर लिया, दैट्स वेरी नाइस। आगे चलते हैं। डेट ऑफ ₹2000 रिलेटिंग टू अवैस वाज करेक्टली रिटन ऑफ इन कंट्रोल अकाउंट बट इट वाज पोस्टेड टू वकास का अकाउंट इंस्टेड ऑफ अवैस अकाउंट, राइट। तो ये इस तरह का क्वेश्चन ये शायद हम कर चुके हुए हैं ना, कि अगर आपके पास अगर पार्टी का सिर्फ शिफ्टिंग हो जाए, पार्टी इधर से उधर हो जाए, तो हमने देखा था गलती तो है ये, लेकिन जब हम इसकी करेक्शन करने पे आएंगे तो ओवरऑल बेसिस पे नेट इफेक्ट इसका कुछ नहीं पड़ेगा। तो 2000 से आपने वकास का अकाउंट क्रेडिट कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था, तो वकास को आप कर देंगे डेबिट 2000 से और अवैस का कर देंगे क्रेडिट। तो अल्टीमेटली चाहे तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में 2000 पहले ऐड करके फिर 2000 लेस करके दिखाए, फर्क उसका कुछ भी नहीं पड़ना। तो इसको मैं एंटायरली ओमिट कर रही हूँ, ठीक है मोहसिन। ये बात हम कल कर चुके हैं ना डिस्कस, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि इसमें सिर्फ उन्होंने चेंज कर दिया, वेरी गुड। फिर आगे पास है क्रेडिट साइड ऑफ कंट्रोल अकाउंट वाज ओवरकास्टेड बाय 1100, तो क्रेडिट साइड आपका ओवरकास्टेड है, तो अब आप इसको 1100 से डेबिट कर देंगे और इधर लिख देंगे क्रेडिट साइड ओवरकास्टेड, ठीक है। 1100 से आपने इसको डेबिट कर दिया। फिर आपके पास आ रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ 550 वाज ओमिटेड फ्रॉम लिस्ट ऑफ डेटर्स, डेबिट बैलेंस ओमिट हुआ है तो डेबिट बैलेंस आपका ऐड हो जाएगा, ऐड कर देंगे डेबिट बैलेंस ओमिटेड। फिर आपके पास है अब टैलीड है, जबरदस्त प्रोविजन है, प्रोविजन का जैसे ही नाम पढ़ेंगे हम कहेंगे टू बी इग्नोर्ड, राइट। आगे आ जाएंगे डिस्काउंट ऑफ 10% was allowed on settlement of 24,000. Net amount paid was correctly recorded in books. However, no entry has been made in respect of discount allowed. यानी कि हमने डिस्काउंट अलाउड की, कहीं पे भी डबल एंट्री या सिंगल एंट्री पास नहीं की, ना सब्सिडरी लेजर में ना जनरल लेजर में। तो 24,000 का 10% निकलता है 2,400। डिस्काउंट अलाउड आपने ओमिट कर दिया था, डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे क्रेडिट होगा। इसी तरह जो रेलेवेंट कस्टमर है उसके अकाउंट को भी आपने क्रेडिट करना है, लेस कर देंगे। एनीवेयर इन द बुक्स यानी कि सब्सिडरी लेजर में भी कहीं नहीं पास हुआ, ठीक है। नो एंट्री हैज बीन मेड, नो एंट्री कहीं पे भी नहीं हुई। फिर आगे चलते हैं, कॉलम टोटल है 13,400 का, सेल्स रिटर्न जर्नल का, इट वाज पोस्टेड टू अ कस्टमर्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ कंट्रोल अकाउंट। मैम ये जो डिस्काउंट अलाउड किया था जी, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है ये? नहीं, अलाउड ऑन सेटलमेंट, सेटलमेंट डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड है। सेटलमेंट पे आपको मिल रहा है ना, आप अलाउ कर रहे हो ना। वो फिर टाइम पीरियड नहीं बता रहा वो। कोई बात नहीं, वो बताने की जरूरत तो नहीं है, बस उसने आपको बस ये तो बोल दिया ना कि वो टाइम पीरियड फुलफिल हो गया था इसीलिए तो आपने अलाउ किया। जरूरी थोड़ी है कि वो अगर ओके हाँ उसने आपको परसेंट बता दिया और उसने ये बताया दिया कि वो अलाउ हो गया, यानी कि जो भी उसकी टर्म्स थी वो फुलफिल हो गई। आपको सिर्फ उससे कंसर्न है कि आपने इसकी एंट्री पास नहीं की, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, कॉलम टोटल है 13,000 यानी कि ये आएगा इधर देखो यहाँ पे भी 2400 लिखा हुआ आएगा और इधर भी 2400 डिस्काउंट अलाउड के नाम से, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉलम टोटल आपने सेल्स रिटर्न जर्नल का पोस्ट करना था कंट्रोल अकाउंट में, वो वहां नहीं किया, कस्टमर के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। टोटल कभी भी नहीं आता कस्टमर के अकाउंट में, राइट। तो सेल्स रिटर्न्स यानी कि कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं हुई, सेल रिटर्न को आपने रिकॉर्ड कर लेना है। सेल रिटर्न्स आपने
कितनी है 13,400, राइट। ये तो आपका हो गया क्रेडिट, कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, ये आपने नहीं किया था तो अब आप कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड कस्टमर का अकाउंट आपने गलती से क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, यानी कि क्रेडिट कर दिया। सेल रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है हमेशा, है ना, सेल रिटर्न कस्टमर के अकाउंट में। तो मिस्टर ए के अकाउंट में आपने क्या कर दिया, सेल रिटर्न्स को इस तरह से पोस्ट कर दिया 13,400, ये होना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। तो अब आप क्या करेंगे, एरर की रेक्टिफिकेशन जब करेंगे तो 13,400 से डेबिट करना पड़ेगा आपको मिस्टर ए का अकाउंट। डेबिट की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ये ऐड हो जाएगा, ठीक है भाई, ये क्लियर है ना बात। ठीक है जी, 13,400 ये ऐड होगा, क्योंकि ये कस्टमर के अकाउंट में इंडिविजुअल नहीं जाना चाहिए था, ये हम कर चुके हुए भी हैं पहले। लिस्ट ऑफ डेटर्स इज अंडरकास्टेड बाय 300, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिगर निकली है 62,520 की लिस्ट ऑफ डेटर्स की, ये अंडरकास्टेड है, 300 हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब हम सारी ट्रांजैक्शंस हो गई, अब जब हम ये काम करेंगे, हमने इसका टोटल निकाला, ये निकला 67,450, और ऊपर हम क्या निकालेंगे, ऊपर हम निकालेंगे कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर। जब इसका हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो वो भी हमारा यही आना चाहिए 67,450, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 67,450, और इस पार्ट में ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है जी, क्लियर है बात। तो ये आपका इस तरह से जो है वो अकाउंट कंप्लीट हुआ, आपका मैच भी कर गया, और आय 15 भी हमने कर लिया। अब आप नोट कर लें आपका होमवर्क क्या है, वो एक और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा तो अच्छा है, आपके पास प्रैक्टिस हमने बहुत ज्यादा करनी है। अच्छा, अब आपने ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर I13 को, ठीक है, I13 नोट कर लें। अच्छा, I13 इसमें नहीं है, चलो ठीक है, I13 इसमें मेरे पास सॉफ्ट में नहीं मौजूद, I13 मैं लेके अपलोड कर दूंगी। आप अभी कोई भी इधर से आप I7 अटेम्प्ट कर ले, वैसे मैंने I13 कराना है क्लास के अंदर, सही है। तो आप आपने I12 के अलावा आप अब बाकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, जो हमारे रह गए हैं। आप I12 में क्लास में इंशाल्लाह खुद कराऊंगी। I12 है आपका ये वाला, ठीक है, पर फुरकान लिमिटेड वाला, ये वाला मत करना, ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे, मंडे को, सॉरी, ठीक है। फुरकान लिमिटेड वाला मत करना, बाकी आप इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पैक के क्वेश्चन बैंक में से, अच्छा चलो ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ, वरना मैं कोशिश करती हूँ मैं आज सॉफ्ट इसका ले लूँ, ठीक है, सॉफ्ट वर्जन लेके फिर मैं इसको अपलोड कर दूंगी। तो अब इंशाल्लाह हमारे अगली, सिर्फ मैं प्लान तो ये कर रही हूँ कि वेडनेसडे तक मैं कंट्रोल अकाउंट्स को क्लोज कर दूं, ठीक है। कंट्रोल अकाउंट्स में बहुत ज्यादा हमने प्रैक्टिस करनी है, और हम काफी कर भी रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ से 5 या 6 सवाल तो कर ही लिए, रिकंसिलिएशन के 4-5 सवाल तो हो ही गए, राइट। तो अनदर 3 to 4 क्वेश्चंस एंड विल बी डन, विल बी गुड, राइट। फिर इसके अलावा मैं आप लोगों से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी 4 मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि मैं प्रैक्टिस सेशंस के लिए इस्तेमाल करती हूँ यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, मैं आप लोगों से वो भी शेयर कर लूंगी। उसमें करना क्या होगा, कंट्रोल अकाउंट्स का पूरा चैप्टर करने के बाद आप लोग एक दफा उसको रिवाइज कर लीजिएगा अपने पार्ट पे। वो टेस्ट एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन इट विल बी काइंड ऑफ अ टेस्ट, टेस्ट किस सेंस में, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है, क्योंकि रिकंसिलिएशन वाले सवालों में ज्यादा टाइम लगता है सोचने में एंड स्टफ लाइक दैट। तो मेरे पास 4 क्वेश्चंस का एक हैंड आउट है जो कि मैं प्रैक्टिस सेशंस कराती हूँ, उसमें मार्क्स लिखे हुए होंगे जिससे हर सवाल के आगे हमें लिखे हुए नजर आते हैं, और आपको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि आपने आराम से तहम्मुल से बैठना है, टाइम निकालना है, और आपने बैठ के उसको विद इन द पीरियड, टाइम पीरियड, उसी माहौल में उसको अटेम्प्ट करना है जिस तरह आप एग्जामिनेशन दे रहे होते हो, ठीक है। तो भले वो चारों क्वेश्चंस एक ही सिटिंग में अटेम्प्ट करो, भले एक दिन एक कर लो, दूसरे दिन दूसरा करो, दैट इज एंटायरली अप टू यू, आपकी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के लिए होगा, ठीक है।
कोई इश्यू होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, उसका सोल्यूशन भी मैं अपलोड कर दूंगी, ताकि वो वाली बात नहीं होगी, वो क्लास असाइनमेंट नहीं होगा, वो एक किस्म का योर पर्सनल प्रैक्टिस होगी, जो कि मैं वैसे ही प्रैक्टिस सेशंस में लोगों से शेयर करती हूँ। ठीक है, तो हमारी वो चीज हो जाएगी। तो मुझे तो लग रहा है कि हम शायद मंडे और ट्यूसडे ही और करेंगे, उसके अलावा फिर हमारे पास हमें फिर नया चैप्टर इंशाल्लाह शुरू कर लेंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का। ठीक है, तो I-12 के अलावा अब आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो जो जो हैंडआउट में मैंने अपलोड किए हुए। ठीक है, अब आई कैप के क्वेश्चन बैंक है, उसके आप क्वेश्चंस देखो, 6 सवाल हैं उसके अंदर, वो आप अटेम्प्ट करो। नहीं, इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, फिर बैंक रिकंसिलिएशन होगा, क्योंकि अभी हम प्रोविजंस के बारे में पढ़ चुके हैं ना, थोड़ा सा बैड डेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, रिकवर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, तो फिर अगला चैप्टर इंशाल्लाह हमारा होगा बैड एंड डाउटफुल डेट्स का। ठीक है जी, तो कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ ले, अगर नहीं है तो इजाजत दें। अच्छा, मोहसिन आपने याद कराना है, मुझे आप मैसेज कर देना शाम तक। ठीक है, मैंने आपका जो बुक्स ऑफ प्राइमेंट्रीज का टेस्ट का सोल्यूशन है वो शायद मैंने अपलोड नहीं किया, वो मैं अपलोड कर दूंगी, और मंडे को हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, बुक्स ऑफ प्राइमेंट्रीज का जो टेस्ट है वो हमने डिस्कस नहीं किया, वो करना है मैम वो कर दिया, वो सॉल्यूशन आपने अपलोड किया हुआ है मेरे ख्याल से। है मैंने, अच्छा, मेरे दिमाग में था। जी जी मैंने। चलो ठीक है, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, मैं चेक कर लूंगी, लेकिन इन एनी केस आपने मुझे रिमाइंड कराना है, मंडे को हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस जरूर करेंगे। मैंने आपका सोल्यूशन थोड़ा सा देखा था, ठीक है, उसमें जो पॉइंट्स थे वो मैं इंशाल्लाह मंडे को आपसे डिस्कस कर लूंगी, मैं आपको मार्क्स वगैरह भी आपके पे बता दूंगी। ठीक है, सिर्फ एक दो छोटी मोटी गलतियां की हुई हैं आपने जो मैंने डिस्कस करनी है, सही है। बाकी सोल्यूशन मैं फिर चेक कर लेती हूँ कि मैंने अगर अपलोड किया हुआ है तो वेल एंड गुड, फिर तो अच्छा हो गया। ठीक है, चलें फिर इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। हैव अ नाइस वीकेंड, अल्लाह हाफिज।